नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। हरियाणा विधानसभा चुनाव की समीक्षा लगातार कांग्रेस पार्टी करने में जुटी है और पार्टी के शीर्ष नेता हरियाणा में हार की वजह तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा लहर थी। किसान जवान सब बीजेपी की नीतियों से परेशान थे। इसके बाद भी बीजेपी ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है। बता दें कि सत्ता विरोधी लहर होने के बाद भी कांग्रेस में कहीं ना कोई कमी रह गई, जिसके चलते कांग्रेस को हरियाणा में हार का सामना करना पड़ा और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस पार्टी महज 37 सीटों पर सिमट के रह गई। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निर्दलीय और छोटे दलों ने निभाई है। इनकी वजह से राज्य की करीब 14 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि इसी साल हुए लोकसभा चुनावों में अन्य के खाते में 2% से भी कम वोट आए थे, जबकि इस बार के विधानसभा चुनावों में ये आंकड़ा करीब 12% तक पहुंच गया। अन्य की श्रेणी में आने वाले उम्मीदवारों में मूल रूप से निर्दलीय और कुछ अन्य छोटे दल शामिल हैं। इस बार के विधानसभा चुनावों में दोनों दलों के बीच वोटों का अंतर 1% से भी कम है। फिर भी बीजेपी 48 सीटें जीतने में कामयाब रही है, जबकि कांग्रेस को केवल 37 सीटें ही मिली हैं। आपको बता दें कि दोनों प्रमुख दलों के बीच वोटों में इतना कम अंतर होने के बाद भी बीजेपी के बड़े फायदे के पीछे छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की बड़ी भूमिका है। बता दें कि साल 2019 में हुए राज्य के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 28% वोट मिले थे और उसे 31 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि अन्य चुनावों में करीब 37% वोट के सहारे बीजेपी 40 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। वहीं इस बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाते हुए राज्य में सत्ता बरकरार रखी है और इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हरियाणा से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन इस चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए एक झटका साबित हुए और बीजेपी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। नायब सैनी ने सभी राजनीतिक भविष्यवाणियों और एग्जिट पोल को गलत साबित किया है और बीजेपी के लिए बड़ी जीत हासिल की है। वहीं पिछले चुनाव के मुकाबले दोनों दलों की सीटों में इजाफा हुआ है, लेकिन जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है। बता दें कि साल 2019 में बीजेपी को महज 37% वोट के साथ 40 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 28% वोट के साथ 31 सीटें मिली थी। ये जीत बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी। इस चुनाव में हार से पार्टी के पीछे 2 दशक से नेता रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक भविष्य का भी संशय बना हुआ है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी ने कुछ जाट बहुल सीटों पर भी जीत हासिल की है, जिसकी वजह पार्टी की सफल रणनीति मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी के कई जाट नेता इस चुनाव में जीत से महरूम रहे। जानकारों की माने तो पार्टी को गैर जाट सोशल इंजीनियरिंग की वजह से बहुमत मिल गया है। वहीं कांग्रेस अब अपनी हार की वजह पर मंथन कर रही है। पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जाट वोटों का बिखराव और गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण एक बड़ी वजह है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि कांग्रेस ने जाट राजनीति के जरिए राज्य में सरकार बनाने की रणनीति बनाई। ये कुछ हद तक कामयाब रही, लेकिन उतनी नहीं जितने में कांग्रेस सत्ता तक पहुंच पाए। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले कांग्रेस की सीट ज्यादा हो गई है। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि पिछले विधानसभा चुनावों के मुकाबले राज्य में क्षेत्रीय पार्टियों और निर्दलीय प्रत्याशियों की सीटों और वोट शेयर में भी कमी देखी गई है। कांग्रेस ने पूरा चुनाव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से लड़ा और सबसे ज्यादा उम्मीदवार हुड्डा कैंप के उतारे गए, लेकिन इसके बावजूद जाट बहुल सीटों पर भी बीजेपी कई सीट जीत गई है। जाट बहुल विधानसभा उचाना कला, सफीदो और गुहाना में बीजेपी के गैर जाट उम्मीदवारों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों को मात दे दी। जाट बहुल सीट पर गैर जाट उम्मीदवार को मैदान में उतारने की जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई, उसमें पार्टी को सफलता मिली। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जो जाटलैंड में पार्टी की कमान संभाले हुए थे और उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत संपर्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से जाट समाज का एक तबका बीजेपी के साथ रहा है, जिसकी वजह बीजेपी की राष्ट्रवाद की विचारधारा रही है। आपको बता दें कि संजीव बालियान कहते हैं कि सेना की पृष्ठभूमि वाले और जाट में जो तबका ज्यादा पढ़ा लिखा है वो बीजेपी के साथ आया है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के खिलाफ जो एक नकारात्मक माहौल था वो भी कमजोर हुआ और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिला है। हालांकि जितना जाट का वोट बीजेपी को 2014 और 2019 में मिला था, उतना वो वोट 2024 के चुनाव में मिला है। लेकिन ये जरूरी रहा कि कांग्रेस की जाट राजनीति से उसके विरुद्ध ध्रुवीकरण हुआ है। वहीं गैर जाट का लामबंद होना कांग्रेस के लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित हुआ है। ओबीसी समाज के आने वाले नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर बीजेपी एक बड़ा संदेश देने में कामयाब रही। वहीं जो वोट संविधान और आरक्षण के नाम
नाम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी से दूर हो गया था, उसे बीजेपी वापस पाने में कामयाब रही है। वहीं बीजेपी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहा है, क्योंकि जाटों की नाराजगी खट्टर से ज्यादा थी। बता दें कि चौधरी छोटू राम की विरासत पर दावा करने वाले चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह को जाट बहुल सीट उचाना कला पर हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने उन्हें 32 वोट से हरा दिया। इस बीच दूसरे जाट नेताओं में वोट बटे, जिसके कारण इस तरह का नतीजा जो है वो सामने आया है। हालांकि बीजेपी के जाट नेता कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ जैसे दिग्गज भी चुनाव जीतने में असफल रहे हैं। बता दें कि 2024 में जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में बनी थी, तब हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष भजन लाल थे और विधायक दल के नेता अजय सिंह यादव, लेकिन पार्टी ने कमान जाट नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सौंपी। इसके बाद विवाद हुआ और भजन लाल ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाई थी, लेकिन पहले जितनी सीटें नहीं मिल पाई और पार्टी को दूसरे विधायकों का समर्थन लेना पड़ा था। हरियाणा से कांग्रेस के AICC सदस्य अजय शर्मा का कहना है कि 2014 में पानीपत की रैली में हुड्डा ने कहा था कि वो जाट पहले हैं और मुख्यमंत्री बाद में है। इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को 15 सीट मिल गई थी। कांग्रेस ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है। वहीं शर्मा का कहना है कि उसके बाद से ये हुड्डा को कांग्रेस ने तीसरा मौका दिया था, जिसमें असफलता मिली। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने समीक्षा बैठक कर नतीजों पर चर्चा की। पार्टी सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि समीक्षा बैठक में विस्तृत चर्चा की गई और आने वाले समय में और भी बैठकें होंगी। इन बैठकों में लिए गए निर्णयों को सार्वजनिक किया जाएगा। तिवारी ने यह भी कहा कि अगर किसी प्रकार का सुझाव आता है तो पार्टी उसका पालन करेगी। वहीं चुनाव आयोग से मुलाकात के बाद प्रमोद तिवारी ने कहा कि कांग्रेस को जानबूझकर 20 सीटों पर हराया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शुरुआत में इन सीटों पर आगे चल रही थी, लेकिन बाद में मतगणना की प्रक्रिया को धीमा कर दिया गया, जिससे संदेह उत्पन्न होता है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि चुनाव न केवल निष्पक्ष होने चाहिए बल्कि पारदर्शी भी होने चाहिए। उन्हें मांग की कि इन 20 सीटों पर फिर से गिनती कराई जाए, ताकि चुनाव प्रक्रिया पर सवाल जो उठ रहे हैं, सवालों को समाप्त किया जा सके। देखिए, कल समीक्षा बैठक हुई है, उसमें विस्तार से चर्चा हुई है, आगे भी बैठक होगी और जो उस चर्चा के बाद निर्णय आएगा वो समय से सबको अवगत करा दिया जाएगा और उसमें अगर कोई सुझाव होगा तो हम उसका अनुपालन करेंगे। एक आखिरी प्रश्न, चुनाव आयोग से मिले कांग्रेस नेता हरियाणा की 20 सीटों पर EVM की जांच की मांग। देखिए, इन 20 सीटों पे जानबूझ के हराया गया है, अंतर भी बहुत कम है और जिस तरह शुरू में जीत रहे थे बाद में स्लो करके रिजल्ट आए तो वो एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। चुनाव निष्पक्ष होने ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखने भी चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ और इसके लिए आवश्यक है कि उनकी दोबारा मतगणना करा दीजिए। आपको बता दें कि कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी के अंदर चर्चा होगी। पार्टी के अंदर सिस्टम है, चुनाव में हार या जीत का आंकलन कैसे किया जाता है, सीट के हिसाब से कैसे किया जाता है, इन पर चर्चा होती है। बैठक में क्या हुआ होगा इस बारे में बाहर अटकलें लगाना मुझे नहीं लगता कि ये सही या उचित है। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया उसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, यही बयान है और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। अभी देखिए, इसमें तो पार्टी के भीतर चर्चाएं होंगी, पार्टी के भीतर व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, कैसे किसी हार का या किसी जीत का विश्लेषण किया जाता है, सीटवार किया जाता है, सबसे चर्चा की जाती है। यूं बाहर कयास लगाना कि अंदर क्या बैठक में हुआ होगा, मुझे नहीं लगता वो उचित होता है या सही होता है। लेकिन वो तकनीकी टीम जो गठित की गई है, अब जो कल खड़गे साहब ने ट्वीट किया, उनका एक स्टेटमेंट आया बैठक के बाद, मुझे लगता है वो ही सर्वमान्य है, वही स्टेटमेंट है। लेकिन वो 10 सीट जो है जिस पर बहुत कम मार्जिन से अब जैसा मैंने कहा, जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को अपना काम करने दीजिए, उनको अपनी रिपोर्ट देने दीजिए और उसके बाद इस पर फिर चर्चा करेंगे। चेक करेंगे आप लोग एक सीट? हम कर रहे हैं, हर चीज चेक कर रहे हैं। वहीं अब देखना होगा कि कांग्रेस 20 सीटों को लेकर जो दावा कर रही है उस पर चुनाव आयोग दोबारा वोटों की गिनती करवाता है या फिर ये भी एक दावा बन के रह जाता है। ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।